मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। हाय बच्चा लोग, पिछले लेक्चर में हम लोग ने 14th सेंचुरी इंग्लैंड के बारे में सीखा, जिसमें हमने चेंजेस इन इंग्लैंड सोसाइटी के बारे में सीखा, जिसको हमने बोला रेनेसांस उसको बोलते हैं। एंड देन हमने सीखा कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, जो आगे चल के इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन स्ट्रगल में काम आएगा। आज हम लोग 18th सेंचुरी इंग्लैंड के बारे में सीखेंगे एंड 18th सेंचुरी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। अभी ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से ही इंग्लैंड एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडर पूरे वर्ल्ड में बन गया एंड उसने सब देशों पे राज किया। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारा जानने का। अभी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? मशीन्स। ओके, सो 18th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जहाँ पे इंग्लैंड में देयर वाज एज ऑफ मशीन्स। ओके, सो द एज ऑफ मशीन्स केम टू बी नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये याद रखना। एंड कभी ये हुआ? ये 18th सेंचुरी में हुआ। ओके, 18th सेंचुरी में नए नए टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन हुआ, नए नए फैक्ट्रीज इन्वेंट हुए, बहुत सारी मशीन्स जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस करने लगे। ओके, सो जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, वो बिग बिग फैक्ट्रीज से रिप्लेस होने लगे। तो जैसे कि पहले बहुत कम सब कुछ बनता था, कम कपड़ा बनता था, कम माल मिलता था, क्योंकि ह्यूमंस कम कर सकते हैं ना प्रोड्यूस, बट फैक्ट्रीज जो है, मशीन्स जो है, वो तो कंटिन्यूसली काम करते रहते, तो ज़्यादा कपड़े बनने लगे, ज़्यादा उनके पास प्रोड्यूस बनने लगा एंड इसीलिए वो लोग ट्रेडिंग भी ज़्यादा करने लगे और उनको पैसा भी ज़्यादा मिलने लगा। आपको समझ रहे सिस्टम क्या है ये? सो मशीन्स किस पे रन करते थे? मशीन्स यूज टू रन ऑन स्टीम, जैसे कि रेलवे एंड स्टीमर। पहले कैसे रहता था? पहले कोयला डाल के एंड रेलवे ट्रेन को चलाना पड़ता था, ट्रेन बहुत स्लो चलती थी, बट बाद में क्या आ गया? स्टीम इंजन्स आ गए, जिससे ट्रेन जो है वो फास्ट चलने लगा एंड ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट होने लगा। ओके, एंड इसमें से पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बट पूरे सारे देशों में से एक देश था इंग्लैंड, जिसमें फैक्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा बनने लगी एंड इंग्लैंड केम टू बी नोन एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री। ओके, एंड जाहिर सी बात है उसको सबसे ज़्यादा पैसा भी मिलने लगा, वो बहुत ही पैसे वाला कंट्री बन गया। ओके, दूसरे देशों में ट्रेड करके। अभी आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है कि जो स्टीम इंजन है उसका इन्वेंशन किसने किया? उसका इन्वेंशन किया जेम्स वॉट ने। ओके, जेम्स वॉट करके एक इंसान थे, उन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंट किया एंड जो बहुत काम आया आगे चल के इंग्लैंड को। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं कि राइज ऑफ कैपिटलिज्म। अभी कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म का मतलब है कैपिटल मतलब पैसा। अभी हर एक देश का अपना एक फंडा होता है कि वो अपने पैसे को किस में डाल रहा है। कुछ देश होते हैं जो मिलिट्री में अपना पैसा डालते, कुछ देश होते हैं जो ट्रेडिंग में अपना पैसा डालते। ओके, सो इंग्लैंड एक ऐसा देश बन गया जिसने अपना कैपिटल, अपना पैसा ट्रेडिंग एंड कॉमर्स में डाला। ठीक है, इंग्लैंड के देश ने बोला कि क्योंकि हमको ट्रेडिंग से इतना पैसा मिल रहा है, तो हम लोग हमारा पैसा ट्रेडिंग में डालेंगे एंड ट्रेडिंग को ही हम एनकरेज करेंगे ताकि हमारे देश को ज़्यादा पैसा मिले। ओके, सो सिंपल सी बात है। सो कैपिटलिज्म का मतलब हम लिखेंगे मनी यूज्ड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने लगी। अब कैसे हम देखते हैं? सो सबसे पहले तो ट्रेड बिगैन बिटवीन यूरोप एंड एशिया। अभी तुमको मालूम है कि यूरोप के पास बिग बिग फैक्ट्रीज आ गए, तो ज़्यादा प्रोड्यूस था, तो यूरोप क्या सिर्फ खुद में ही बांटेगा क्या अपना प्रोड्यूस? नहीं, वो दूसरे देशों में जाके अपना प्रोड्यूस बेचेगा एंड उसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। करेक्ट, यही तो बिजनेस स्ट्रेटजी होता है। सो यूरोप एंड एशिया के बीच में ट्रेड्स होने लगे, ट्रेडर्स बढ़ने लगे। अब क्योंकि ट्रेडर्स बढ़ने लगे तो ट्रेडिंग कंपनीज भी बढ़ने लगेगी। एक ट्रेडर क्यों करेगा ट्रेड? बड़ी बड़ी कंपनीज बनेंगी जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ आके ट्रेड करेंगे। करेक्ट, एंड क्योंकि प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा देखा यूरोप ने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसको ट्रेडर्स से ही आ रहा है, तो वो क्या करेगा?
जितने ज़्यादा ट्रेडर्स हो सकते हैं मेरे देश में उतने ज़्यादा ट्रेडर्स होने चाहिए, तो वो उनको एनकरेज करने लगा, वो ट्रेडर्स को मिलिट्री सपोर्ट देने लगा एंड इवन उनको कंसेशन देने लगा, यानी कि उनके टैक्सेस कम करने लगा या उन लोग को बेनिफिट्स देने लगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग का प्रोफेशन लेने लगे। ओके, समझ रहे हैं? एंड दिस इज़ हाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम केम इनटू बीइंग इन यूरोप। ओके, सो ये बस याद रखना। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म आया। अभी तो हमने 2 पार्ट्स में देखा कि कैसे इंग्लैंड जो है उसका प्रोग्रेस हुआ उसके देश में 18th सेंचुरी में क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि इंग्लैंड ने कौन से स्ट्रैटेजीज अपनाए हमारे देश पे कब्ज़ा करने के लिए, रूल करने के लिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे यूरोप हमारे पास लेके तो आया था अपना चेहरा कि हम सिर्फ ट्रेड करने आए हैं, बट एक्चुअली उनको हमारे ऊपर डोमिनेट करना था, हमारे ऊपर कब्ज़ा करना था। ठीक है, तो 2 तरीके के स्ट्रैटेजी जो है वो यूरोप ने अपनाए। सो पहला स्ट्रैटेजी था कॉलोनियलिज्म का। ओके, अभी कॉलोनियलिज्म, कॉलोनी, ओके, कॉलोनीज़ बनाने लगे वो हमारे देश में। ऐसे आते थे ट्रेड करने को, बट धीरे धीरे उधर ही बैठ जाते थे और उधर ही वो लोग ट्रेडिंग करने को रोज़ शुरू कर देते थे। उसको बोलते कि वो लोग हमारे देश में कॉलोनीज़ बनाने लगे। ओके, हम लोग के ऊपर पार्शियल कंट्रोल करने लगे वो। अभी कॉलोनियलिज्म का डेफिनेशन अगर आपको समझना है तो ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर कोई देश को आपके पास जाके कॉलोनी बनाना है, सबसे पहले उसको पावरफुल होना पड़ेगा। किस टर्म्स पे पावरफुल होना पड़ेगा? 2 टर्म्स में। एक तो उसके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, एंड दूसरा उसका मिलिट्री स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, कोई भी देश के पास अगर पैसा है एंड अगर उसके पास मिलिट्री है तो उसको कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता है। और ये पावरफुल देश ए आपके देश में, यानी बी आपके देश में आके आपको क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा, आपको चीट करेगा। ओके, एंड आपके ऊपर आपके देश में वो कॉलोनीज़ बनाने लगेगा। इसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। यही डेफिनेशन है कॉलोनियलिज्म का कि अ पावरफुल कंट्री विल कम एंड एक्सप्लॉइट योर कंट्री एंड मेक कॉलोनीज़। ओके, पॉलिटिकल कंट्रोल है, पार्शियल कंट्रोल है। अभी तक उन्होंने फुल डोमिनेशन हमारे ऊपर नहीं किया था। ओके, वो लोग सिर्फ आते थे ट्रेड का चेहरा बना के एंड देन धीरे धीरे वो लोग ऐसे दिखाते थे कि हम लोग ही अभी इधर तुम्हारा पॉलिटिक्स कंट्रोल करेंगे, हम लोग ही तुम्हारे कंट्री में ट्रेड करेंगे। तब तक हमको समझा नहीं था इनका स्ट्रैटेजी क्या है। ओके, बट वो लोग कॉलोनियलिज्म कर रहे थे। सो ये डेफिनेशन याद रखो, अ पावरफुल कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये याद रखना, occupies another region and establishes its political suppression या फिर supremacy is called colonialism। ओके, ये बस याद रखना, पावरफुल कंट्री होना चाहिए, इकोनॉमिक मिलिट्री स्ट्रेंथ होना चाहिए एंड दूसरे रीजन पे आके पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बनाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, कॉलोनियलिज्म के वजह से ही क्या आया? इम्पेरियलिज्म इन यूरोप आया। ठीक है, इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है फुल डोमिनेशन। ओके, पहले आए हम लोग सिर्फ ट्रेड करेंगे, फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने कॉलोनीज़ बनाया, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या बोला? अभी हमको कॉलोनीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब हमको तुम्हारा पूरा देश कोई डोमिनेट करना है, या फिर जो हमने कॉलोनीज़ बनाए हैं उससे भी ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाने। ओके, सो इन शॉर्ट धीरे धीरे हम तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करने को, फुल डोमिनेशन करने को शुरू कर देंगे। ओके, सो इसका डेफिनेशन देखो, अ सिस्टम इन विच अ पावरफुल कंट्री विल कंट्रोल अदर कंट्रीज, ओके, बाय एस्टैब्लिशिंग इट्स ओवर डोमिनेशन। इस टाइम क्या हो रहा है? फुल डोमिनेशन हो रहा है एंड एस्टैब्लिशिंग मैनी कॉलोनीज़। ओके, कॉलोनियलिज्म में थोड़े कॉलोनीज़, बट इम्पेरियलिज्म में बहुत सारे कॉलोनीज़ एंड उसके बाद धीरे धीरे चल के क्या होएगा? फुल डोमिनेशन होएगा। ओके, तो इस तरीके से यूरोप के 2 स्ट्रैटेजीज़ जो है हमारे ऊपर डोमिनेट करने के आपको दिख रहे हैं। और इसके जो शिकार है, इसका एग्जाम्पल 2 कंट्रीज है। एक तो हमारा एशिया कंट्री जो पूरी तरीके से यूरोप के इम्पेरियलिज्म के राज के अंदर आ गया, एंड दूसरा था अफ्रीका का कंट्री। ओके, बट ये याद रखना, सिर्फ ये 2 कंट्रीज़ नहीं थे, एक्चुअली यूरोप ने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया है इसी तरह। ओके, अपने टाइम में सिर्फ 22 कंट्रीज़ थे पूरे वर्ल्ड में जो यूरोप के राज के अंदर कभी नहीं आए, यानी आधा वर्ल्ड तो यूरोप के राज के अंदर
आया ही है, ठीक है, पास्ट में। ओके, एंड अभी लास्ट जो टॉपिक है हमारा इम्पेरियलिज्म का, हम देखने वाले हैं एक कंपनी यूरोप का जिसने इंडिया में पूरी तरीके से राज किया। देखो, अब अभी आपको ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ एक मतलब एक ही कंपनी सिर्फ इंडिया पे राज नहीं कर सकता। यूरोप में तो बहुत सारी कंपनीज थी, करेक्ट। सो उनके बीच में भी तो कंपटीशन होएगा ना। सो उसमें से एक कंपनी था जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने कम्प्लीटली इंडिया को अपने अंडर कर दिया, टेक ओवर कर दिया। ओके, सो क्या होने लगा ना, यूरोपियंस जो है उनके बीच में भी कंपटीशन होने लगा कि मैं इंडिया पे राज करूँगा, मैं इंडिया पे राज करूँगा, मैं इंडिया पे ट्रेड करूँगा, मैं इंडिया में ट्रेड करूँगा। ऐसे नहीं चाहिए था उनको कि चलो सब ट्रेड करते, नहीं, उनको चाहिए था कोई एक होएगा हम सब में से जो सबसे ज़्यादा ट्रेड कर सकता है, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है, करेक्ट। तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन होने लगा। तो उसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 एडी में हमारे इंडिया में फॉर्म हुआ था, वो कंपनी ने क्या किया, हमारे इंडिया में ट्रेड कैरी आउट किया। ओके, उसने सबसे पहले इंडिया में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करके एंड सारे यूरोपियन कंपनीज़ में से वो जीत गया एंड वो इंडिया के ऊपर ट्रेड करने लगा। अभी उसने कैसे फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया, वो एम्परर जहांगीर के पास गया, ठीक है। एम्परर जहांगीर वो टाइम पे हमारे कंट्री को रूल कर रहे थे, वो उनके पास गया, उनसे मीठी मीठी बातें करके उनसे परमिशन लिया उन्होंने कि मुझे तो बस एक ही फैक्ट्री आपके इधर करना है एस्टैब्लिश, ताकि ट्रेडिंग जो है वो आसानी से हो पाए। हम तो यहाँ पे ट्रेड ही तो करने आए हैं। तो जहांगीर भी बोले, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो हमारे गेस्ट ही हो, हम गेस्ट को कभी नहीं बोलते, तो चलो तुम कर दो एस्टैब्लिश हमारे इधर। तो उन्होंने एस्टैब्लिश भी देखो किधर किया, उन्होंने सूरत में एस्टैब्लिश किया। सूरत जो है वो गुजरात में है, वाटर कोस्ट के बाजू में। सो इसके वजह से वो लोग को एडवांटेज हुआ, वो लोग फटाफट सी रूट से आते थे, सूरत के फैक्ट्री में ट्रेड करते थे एंड फटाफट पैसा लेके फिर से अपने देश चले जाते थे। ओके, सो इसलिए उसने सूरत में एस्टैब्लिश किया। अभी लास्ट टॉपिक आज का जो है वो होगा इंग्लैंड एंड फ्रांस का स्ट्रगल। अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इंग्लैंड भी एक पावरफुल देश था, फ्रांस भी एक पावरफुल देश था, ठीक है। दोनों को भी इंडिया में आके ट्रेड करना था। तो ऑब्वियसली क्या होएगा, दोनों के बीच में क्या होएगी, लड़ाई होएगी कि मैं करेगा। सो इनके बीच में 3 वॉर्स लड़े गए। इन 3 वॉर्स का नाम है कार्नेटिक वॉर्स। ओके, एंड ये वॉर्स में कौन हारा, फ्रांस हार गया, ठीक है। इंग्लैंड जीत गया, फ्रांस हार गया, 3rd वॉर में हार गया। एंड क्योंकि इंग्लैंड जीत गया, इंग्लैंड को ऑफिशियली फुल डोमिनेशन इंडिया पे करने का मौका मिल गया। बट इंडिया को इसका मालूम था क्या कि ऐसा होने वाला है? नहीं, इंडिया को कुछ मालूम नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे वो लोग हम लोग पे टोपी पहन के आने लगे हमारे ऊपर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे कि किस तरीके से इंग्लैंड ने पूरी इंडिया पे कब्जा करने को शुरू किया। ओके, आज के लिए इतना ही, गुड बाय। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।